स्टार्ट करते हैं सेल। ठीक, जैसे ही दिमाग में टर्म आता है सेल, क्योंकि पहले भी हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं, तो चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम जो है वो क्या दिया गया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके बाद दिया गया है सेल। अब एक्चुअली जैसे ही हम देखते हैं सेल के साथ लिखा होता है फंडामेंटल यूनिट, तो इसका मतलब क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पूरा का पूरा इसका एक्चुअल मीनिंग समझना है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। कि हम जब कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब कि वर्ड फंडामेंटल तो पता है, वर्ड फंडामेंटल का मतलब क्या होता है कि बेसिक, या अगर किसी जगह देखोगे तो सेल का या फिर डिफिनीशन देखोगे तो वहां पर लिखा होता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो कहता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट का मतलब इकाई, मतलब यूनिट क्या है, सबसे छोटे चीज को हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे हम नंबर लिखते हैं तो नंबर का जो सबसे पहला यूनिट होता है, जो सबसे पहला डिजिट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। मतलब सबसे नंबर का जो स्टार्टिंग है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, यही है ना, 0 1 2 3 9 तक ही, यानी 0 से 9 तक जो नंबर है वो क्या है, यूनिट डिजिट कहलाता है, यही कहलाता है ना। तो यूनिट का मतलब क्या हुआ, जो सबसे बेसिक है, जो सबसे बेसिक है, और वही यूनिट कहलाता है। मतलब किसी भी चीज का जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है वो यूनिट कहलाता है। फंडामेंटल का मतलब बेसिक, बेसिक का मतलब होता है, इसका हिंदी अगर देखें तो इसका हिंदी होता है आधार। इसका हिंदी क्या होता है, आधार। मतलब ऐसे देखें कि जैसे हमको दिखेगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो सेल जो है वो क्या है, लाइफ का आधार है। अब लाइफ यानी जीवन, यानी जीवन का आधार जो है वो क्या है, सेल है। यानी अगर कोई भी जीवित चीज है, कोई भी क्या है, जीवित चीज है, तो उसका जो आधार होगा वो क्या होगा, सेल होगा, यही है ना। हम ये समझेंगे ना, कोई भी जीवित चीज है तो उसका आधार क्या होगा, सेल होगा। तो जब हमको ये दिखता है कि जो सेल है वो जीवन का आधार है, तो आधार जैसी दिखेगा, तो आधार में फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि एक जीवन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम किसी को बोलेंगे कि वो इंसान क्या है, लिविंग बीइंग है ना, तो उसका कुछ आधार होगा, कुछ प्रमाण होगा कि ये व्यक्ति जिंदा है। जीवन होने का कुछ प्रमाण होगा ना। क्या क्या होता है, अगर एक जीवित व्यक्ति है तो उसमें क्या क्या दिखाई देता है, वो क्या करता है, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट, अगर कोई भी चीज क्या होगा, लिविंग होगा, तो वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। अगर रेस्पिरेशन कर रहा है, अगर कोई भी चीज रेस्पिरेशन कर रहा है, तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि वो जीवित है। और रेस्पिरेशन के साथ साथ उसमें क्या दिखेगा, ग्रोथ, यही ना। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन में सारा चीज इंक्लूड होता है। अगर न्यूट्रिशन लेगा, रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं होता है, सांस का लेना और फिर उसके बाद वो जो एनर्जी क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर बनाएगा, तभी हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर है। तो जैसे ही हमको सेल दिखता है, तो सेल के डिफिनेशन में हमें दिखता है सेल जो है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो जैसे ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दिखाई देता है, तो मेरे मन में सवाल उठता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, जीवित है। मतलब अगर हम सेल को देखें तो सेल क्या है, एक ऐसा चीज है जो क्या है, जीवित है, और जीवित है लेकिन साथ ही साथ वो ऐसा है जो क्या है, बिल्कुल फंडामेंटल है। फंडामेंटल ऐसा कि बिना उसके कोई भी जीवन संभव नहीं है। अगर एक इंसान भी है तो इंसान क्या है, सेल से मिलकर बना है, या फिर कोई भी लिविंग बीइंग है तो वो क्या है, सेल से मिलकर बना है। यहां तक क्लियर, ये तो पहले से हम लोग जान रहे हैं। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये कि सेल जो है ये आया कहां से, मतलब जो सेल वर्ड है वो आया कहां से। तो इसके पहले कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति ने इसे खोजा होगा, है ना। कोई ना कोई व्यक्ति जो है उसे क्या होगा, खोजा होगा। तो इसके लिए जो जिस व्यक्ति का नाम आता है वो है रॉबर्ट हुक। क्या है, रॉबर्ट हुक। याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि सेल का जो डिस्कवरी किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। अब रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया कैसे, क्योंकि इतना छोटा है ना,
इतना छोटा है जिससे मिलकर पूरा शरीर बना है, कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो इसी से मिलकर बना है, तो फिर इसका डिस्कवरी जो हुआ होगा वो किसी ने वो डायरेक्टली देखकर तो बता नहीं सकता ये तुम्हारे अंदर सेल है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिवाइस से देखा गया होगा। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सबसे पहले एक डिवाइस बनाया जिसका नाम उन्होंने, हम लोग जिसको जानते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप। सबसे पहले एक डिवाइस बना जिसका नाम क्या था, माइक्रोस्कोप। तो कहता है कि रॉबर्ट हुक जो थे वो क्या थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, और माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, तो कहता है सेल को देखा। लेकिन सेल में उन्होंने क्या देखा, तो सबसे पहले जो इन्होंने देखा, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो इन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क को। किसको ऑब्जर्व किया, कॉर्क। अब ये कॉर्क होता क्या, कॉर्क होता क्या, को जानते हो? कॉर्क बैडमिंटन वाला कॉर्क, हाँ, बैडमिंटन के साथ जो हम लोग खेलते हैं वो वाला। तो और पेड़ का छाल, कॉर्क जो होता है ये ऑब्टेन किया जाता है बार्क ऑफ प्लांट से। बहुत अच्छा, पेड़ का छाल बार्क ऑफ प्लांट ही कहते हैं, ठीक है। जो प्लांट है उसका जो छाल है उसमें जो सेल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं, ठीक। बॉटल जो होता है, ठीक है, बॉटल के ऊपर जो स्टॉपर लगा होता है रबर का, उसको भी हम लोग कॉर्क कहते हैं इंग्लिश में, क्लियर है। बॉटल के ऊपर जो रबर लगा होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, शीशे का बॉटल आता है ना, उसके ऊपर इस टाइप का लगा होता है, नहीं होता है घुसा हुआ, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप खोजा, और उन्होंने सबसे पहले किसको ऑब्जर्व किया, कॉर्क को ऑब्जर्व किया। कॉर्क किसको कहते हैं, बार्क ऑफ प्लांट को कहते हैं, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ सब किस डेट में, तो रॉबर्ट हुक ने ये सारा चीज देखा था 1665 में। डेट याद रखोगे, ये तुम्हारे स्कूल में काम नहीं देगा, अगर इधर उधर का फॉर्म डालोगे कंपटीशन का तो उसमें पूछता है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किया, और उसी टाइम उन्होंने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया कॉर्क को। और कॉर्क को जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो कॉर्क को ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें ये दिखा कि जो कॉर्क है वो क्या है, बिल्कुल हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहा है। ये हनी कॉम्ब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। और ये हनी कॉम्ब जो था वो बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा था, तो ये दिखाई दे रहा था हेक्सागोनल। कैसा दिखाई दे रहा था, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में था। हनी कॉम्ब कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में होता है। अगर स्ट्रक्चर देखोगे हेक्सागोन का तो इस तरीके का होता है, ठीक, ऐसे ही होता है हेक्सागोन के स्ट्रक्चर में। ये जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया कॉर्क में, जो कि क्या था, बिल्कुल हनी कॉम्ब के जैसा था। और हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल। तो ध्यान में रखना है, सेल का डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। कब किया, 1665 में। इन्होंने ऑब्जर्व किसके अंदर किया, माइक्रोस्कोप के, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया, कॉर्क को ऑब्जर्व किया। कॉर्क होता क्या है, बार्क ऑफ प्लांट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉर्क में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो कॉर्क में उन्होंने देखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हनी कॉम्ब की जगह, हनी कॉम्ब की तरह। और हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। कहता है जब इन्होंने देखा तो इन्होंने देखकर, ये जब कॉर्क को देखा तो इन्होंने देखकर खुद से डिजाइन बनाया। डिजाइन बनाया तो कुछ हनी कॉम्ब के जैसा डिजाइन दिखा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट देखा, देखने के बाद उन्होंने उसका स्केचिंग किया। स्केचिंग करने के बाद जब उसे उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनी कॉम्ब के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और हनी कॉम्ब का जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल कैसा था, हेक्सागोनल टाइप दिखाई दे रहा था। कहता सेल जो है, ये जो वर्ड आया है ये इंपॉर्टेंट है। सेल जो वर्ड आया है वो कहां से आया, लैटिन लैंग्वेज से आया। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। कहां से, ये कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, लिटिल रूम। ध्यान दोगे, यही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम में वो ये कि सेल का मतलब क्या होता है, तो सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। और ये किस लैंग्वेज से आया है, तो लैटिन वर्ड से आया है। क्लियर यहां तक, सेल जो है वो किस लैंग्वेज से आया, लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम। आगे देखें, कहता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ था
कि किसी ने क्या देखा था, सेल को देखा था, इससे पहले अभी तक सेल का डिस्कवरी हुआ नहीं था। कहता है कि सेल का डिस्कवरी जो हुआ वो तो हुआ माइक्रोस्कोप से, लेकिन माइक्रोस्कोप होते कितने टाइप्स के, आते हैं थोड़े से माइक्रोस्कोप के टाइप्स के बारे में, थोड़ा सा बुक से हट कर देखते हैं। माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहले एक बार और डिस्कस कर चुके नहीं, तुम लोगों के साथ डिस्कस किए, ठीक। माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं? अरे उसको याद है, हमको याद है, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है अभी। 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो कैसा होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप बस वो डिटेक्टिव के पास जो दिखाते हैं वो कैसा होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप राउंड सा होता है और इधर उधर लेकर घूमते हैं, या फिर देखते होगे ज्योतिषी लोग जिसे हाथ देखते हैं, वो भी क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। उसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम लोग लैबोरेटरी में देखते हैं, अभी बताएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का के बारे में कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है क्या। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर भी बनाना है तुम लोगों को, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है, इसके अंदर जितने भी पैथ लैब हैं, जितने भी पैथोलॉजी लैब है, उन सब जगह जो हम लोग देखते हैं वो सारा का सारा हमें क्या दिखाई देता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? रिसर्च वगैरह में करते हैं। जितने भी रिसर्चेज होते हैं उन सब में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ये हो गया माइक्रोस्कोप का टाइप। अब जैसे ही सेल पर आते हैं तो सेल का डिफिनेशन जो होगा वो क्या होगा? सेल का डिफिनेशन उसके चैप्टर के नाम में ही लिखा हुआ है। सेल जो है वो है क्या? तो कहता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पर क्या हो रहा है? सारा का सारा वो खुद एक अपने आप में फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। मतलब ऐसे कि जो एक इंसान फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है जिंदा रहने के लिए, वैसे ही सेल भी क्या कर रहा है? अपने सारे फंक्शंस को क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है जिंदा रहने के लिए। सेल होते कितने टाइप्स के? क्लियर है? अगर ओरिजिन के बेसिस पर देखा जाए, किस बेसिस पर? ओरिजिन के बेसिस पर देखा जाए तो सेल को हम लोग क्या करते हैं? 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पर? ओरिजिन के बेसिस पर, मतलब कि टाइम के बेसिस पर के सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी कह सकते हैं। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो सेल को हम लोग कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा जो होता है वो होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। अब देखो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है पहले। सफिक्स से ही हम लोग ब्रेक करके देख ले तो प्रो का मतलब होता है पहले। एक ऐसा सेल जो क्या है? काफी प्रिमिटिव, इसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सेल। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो कैसा होता है? प्रिमिटिव सेल होता है। प्रिमिटिव सेल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि एक सेल के अंदर हम लोग बेसिकली 3 चीज देखते हैं। किसी भी चीज को हम कब सेल कहेंगे, इसके लिए 3 चीज डिटरमाइन करते हैं हम लोग। कौन कौन सा चीज होता है? तो सबसे पहला होता है उसका जो होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। एक सेल को हम लोग सेल तभी कहते हैं जब उसके अंदर ये 3 चीज दिखाई देगा। कौन कौन सा चीज दिखाई देना चाहिए? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर ये 3 चीज है तो वो क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? ये सेल के बारे में कि सेल में क्या होगा? सेल का बेसिक जो यूनिट है वो क्या है? 3 है। कौन कौन सा? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होता है। अभी बेसिक सिर्फ इंट्रोडक्शन, डिटेल में आएंगे तो डिटेल में पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, डिटेल में पढ़ना है साइटोप्लाज्म के बारे में, डिटेल में पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। क्लियर? तो सिंपल अभी सिर्फ नॉलेज के लिए कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो है ये फ्लूइड है। साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइड है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? समझ लो ऐसे जैसे हमारे पास दिमाग है वैसे ही सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस है, जो कि सारा जो फंक्शन होता है वो परफॉर्म करता है। क्लियर? अब सेल का जो डिवीजन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये जो डिटरमाइन किया जाता है वो न्यूक्लियस से डिटरमाइन किया जाता है। न्यूक्लियस को हम लोग 2 तरीके से देखते हैं। क्या किस तरीके से देखते हैं? 2 तरीके से। चूंकि न्यूक्लियस के बेसिस पर ही सेल का 2 डिवीजन किया गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल है वो किस बेसिस पर किया गया है? न्यूक्लियस के बेसिस पर किया गया। अगर न्यूक्लियस एडवांस्ड होगा
अगर न्यूक्लियस एडवांस्ड होगा तो इसका मतलब ये कि ये कैसा है, यूकैरियोटिक सेल है। अगर न्यूक्लियस एडवांस ना होकर मतलब ऐसा कि सिंपल क्या है, वहां पर न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर एब्सेंट होगा, जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्या। बस सिंपल ऐसे समझे कि अगर कोई सेल है, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, तो वैसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। मतलब न्यूक्लियस एडवांस्ड नहीं होगा, न्यूक्लियस में जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब आउट ऑफ द बॉक्स होगा। आउट ऑफ द बॉक्स कहने का मतलब ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगा, बस फ्लूइड में ही क्या होगा, वो घूम रहा होगा, सेंटर में होगा लेकिन फ्लूइड में यूं ही होगा विदाउट हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वैसे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, प्रिमिटिव सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एडवांस नहीं होता है। क्लियर। दूसरा आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है अभी मैंने बताया कि ये कैसे होते हैं, ये एडवांस्ड सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, एडवांस्ड सेल होते हैं। एडवांस्ड सेल होने का मतलब ये कि इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने का मतलब ये कि यहां पर जो होगा न्यूक्लियस जो होगा वो काफी वेल डिजाइंड होगा, वेल डेवलप्ड होगा। अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा तो वो क्या कहलाएगा, यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों टाइप्स के सेल में डिफरेंस क्लियर है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग। सेल जो होता है, सेल को अगर नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग देखें तो दो तरीके से देखते हैं। एक होता है यूनिसेल, मतलब ऑर्गेनिज्म को अगर देखें, मतलब सेल अगर क्या है, मल्टीपल सेल से मिलकर बना, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो होगा अगर वो मल्टीपल सेल, अगर सिंगल सेल से मिलकर बना होगा तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिसेलुलर। क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर। ये ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो सिंगल सेल का बना होगा तो वो क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर कहलाएगा। अगर वो क्या होगा, मल्टीपल सेल का बना होगा तो क्या कहलाएगा, मल्टी सेलुलर कहलाएगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिसेलुलर। यानी यहां पर ये क्या है, सिंगल सेल का बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सिंगल सेल का बना हुआ है। यूनि वर्ड मैंने पहले ही बताया, यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। कुछ दिन पहले मैथ्स में ये टर्म आया था यूनि, मैंने बताया था कि वर्ड को हम लोग ब्रेक कर करके देखेंगे, दिमाग में रहेगा हमेशा। यूनि का मतलब क्या होता है, सिंगल। मल्टी का मतलब मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ है। मल्टी का मतलब मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ है, याद रखोगे। यूनि का मतलब हमेशा सिंगल होता है। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल का बना हुआ, मल्टी सेलुलर मतलब मल्टीपल सेल से मिलकर बना हुआ। अब सवाल ये उठता है, क्या यूनिसेलुलर जो सेल होता है, क्या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह फंक्शन को परफॉर्म करता है? तो जवाब है ऑफ कोर्स यस। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग ही कहा कि सेल जो होता है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब ये कि अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जस्ट लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रैट, कैट, डॉग, जो भी है, ये सारा का सारा क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है? ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा? तो ऑफ कोर्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है, मतलब जितने भी सेल्स हैं वो वैसे ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं जैसे एक मल्टी सेलुलर। ऐसा नहीं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो परफॉर्म जो भी लाइफ की जो स्किल्स हैं या जो लाइफ के लिए जो नेसेसिटी है वो यूनिसेलुलर में नहीं होगा, यूनिसेलुलर में भी वैसे ही होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो सेल में हम लोग जो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है वो किस चीज के ऊपर बना हुआ है, यूनिसेलुलर के ऊपर। मतलब हम सिंपली अगर देखा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल के बारे में पढ़ेंगे कि एक सिंगल सेल अकेले इन सारे फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर पा रहा है, जबकि वो क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर, क्या बोला मैंने, कोई एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? हाँ, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। या फिर हम ये कहें एन ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली बी सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप या विच कैन ओनली बी सीन with the help of a microscope is called a microscopic organism. क्लियर, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कोई जरूरी नहीं कि वो माइक्रोस्कोपिक ही हो, इसको याद रखना है। मैंने क्या कहा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई जरूरी नहीं है कि वो माइक्रोस्कोपिक ही हो। क्लियर है,
ऐसा ना कि दिमाग में ये बैठ जाए कि यूनिसेलुलर है मतलब सिंगल सेल का बना हुआ है तो माइक्रोस्कोपिक नहीं होगा। कल को यूट्यूब पे रील्स देखते देखते आ जाएगा एक फैक्ट, आपको पता है ये अंडा है, ये एक सिंगल सेल का बना हुआ है। क्लियर? तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। एक जो यूनिसेलुलर होता है वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है और नॉन माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आएगा ऑर्गेनिज्म का नाम, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है लेकिन नॉन माइक्रोस्कोपिक है। तो इसीलिए मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पर जो भी हम लोग मेनली पढ़ेंगे वो यहाँ पर हम लोगों को माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ही पढ़ना। मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल में जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये कि काम करने का जो तरीका है सेल के अंदर वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। मतलब एक सेल है, ठीक, वो सेल क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, वो सेल खाना भी खा रहा है, वो सेल क्या कर रहा है, खाना को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर भी निकाल रहा है। तो इन सारे फंक्शन को परफॉर्म कैसे कर रहा है एक सेल, इसके बारे में पढ़ना है बेसिकली। क्लियर है? मतलब एक सेल के अंदर जो भी बेसिक नेसेसिटीज है उनको फुलफिल कैसे किया जाता है और उन सारे नेसेसिटीज को कैसे या उन सारे रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करता है एक सेल। एक छोटा सा जो कि बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है लेकिन वो सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है इसके बारे में देखेंगे। तो इसीलिए इस पूरे चैप्टर का ही क्या है, जो हेडिंग दिया गया है वो इसी तरीके से दिया गया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ताकि हमें एक ऐसे यूनिट के बारे में पता चल सके जो कि क्या है, काफी फंडामेंटल है और वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करे। कोई डाउट नहीं यहां तक? क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, एग्जाम्पल बहुत सारा, अमीबा, यूग्लिनिया, पैरामीशियम, ईस्ट, जो भी ले लो, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में ही जान लेते हैं कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के बारे में ही समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में जैसे ही हम लोग माइक्रोस्कोप पे आते हैं, जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप पे आते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो हम लोगों को पढ़ना है वो पूरा का पूरा किसके बारे में पढ़ना है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को फिगर दिख रहा है वो किसका है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है, अगर देखा जाए तो बेसिकली दो ही चीज, अगर मेन रूप से अगर देखा जाए तो दो चीज होता है। एक ये वाला पार्ट जहां पर हम क्या करें, स्लाइड को रखते हैं, और एक ये वाला पार्ट जहां से हम लोग देखते हैं। दो चीज जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सा? एक स्लाइड वाला पार्ट जहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड रखते हैं। यहां पर देखोगे तो माइक्रोस्कोप स्लाइड लिखा हुआ है जिसको हम लोग स्टेज कहते हैं। क्लियर? और एक वो वाला पार्ट जहां पर क्या है, आई पीस है। बाकी उसके अलावा सारी चीजों को देखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीज इंपॉर्टेंट सारा है लेकिन दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? स्टेज, जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड रखते हैं, और एक वो जहां से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्लियर है यहां तक पॉइंट? अब आ रहा है तो ऊपर से अगर देखें तो ऊपर सबसे पहले आई पीस, जहां से हम लोग आंख रख के देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। क्लियर? उसके बाद यहां पर है कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट का मतलब, ये कोर्स का मतलब होता है खुरदरा। कोर्स का मतलब क्या होता है, खुरदरा या रफ। ठीक है, खुरदरा क्या है, या इसके लिए अगर वर्ड यूज करें, हम हिंदी आजकल ज्यादा बता रहे हैं, इंग्लिश ही देखो, रफ। कोर्स का मतलब क्या होता है, रफ। क्लियर? कहता है अब रफ एडजस्टमेंट का मतलब क्या, ऐसा एडजस्टमेंट अगर मान लो कि हमें सेल को बहुत बारीकी से नहीं देखना है। क्लियर? हम सेल को दो तरीके से देखना चाहेंगे, या तो बहुत उसके इंटरनल पार्ट्स को देखना चाहेंगे या सिंपली ऊपर ऊपर चीजों को देखना चाहेंगे। मतलब मान लो अगर हम क्या किए, पानी उठाएं और पानी में हमको सेल को देखना है, तो हम ये देखना चाहेंगे कि उसमें कितने टाइप्स के सेल दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया, रॉड सेल है, कौन सेल है। तो अगर सिर्फ सिंपली उसको देखना है तो ये क्या होगा, कोर्स एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर? उसके बाद है फाइन एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट में क्या होता है, फाइन एडजस्टमेंट में जो है हमें क्या दिखाई देता है, सेल को ज्यादा डिटेल में देखना है। अगर मान लो हमें एक सेल देखना है और उस सेल का डिटेल देखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइन एडजस्टमेंट का यूज करेंगे। क्लियर है? उसके बाद है ये आर्म। आर्म मतलब पकड़ना। कभी भी हम लोग माइक्रोस्कोप को जहां तहां से नहीं पकड़ते, ये उसके पकड़ने का ये हैंड है। ठीक है, ये हैंड है, इसी हैंड के सहारे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। क्लियर है? इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्म कहते हैं।
उसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस किसको कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस कहलाता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड को रखते हैं। यहां पर हम लोग स्लाइड को रखेंगे तो ये वाला जो लेंस होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद स्टेज। स्टेज के बारे में मैंने बताया। स्टेज जो होता है ये क्या होता है? जस्ट लाइक स्टेज का काम क्या होता है? जहां पर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो स्टेज के ऊपर हम लोग क्या कर रखते हैं? स्लाइड रखते हैं। स्लाइड का मतलब देखे होगे, जब अगर ब्लड जांच कराने के लिए गए होगे तो ब्लड सैंपल हम लोग देते हैं। ब्लड सैंपल देते हैं तो ब्लड सैंपल क्या करता है? बहुत बार जब फिंगर से ब्लड लेता है तो वो क्या करता है? एक शीशे में क्या करता है? लेता है और उसको रगड़ के रख देता है ना? देखे हो, शीशे का ग्लास होता है, उस पर ब्लड लेकर रगड़ देता है, उसके बाद फिर उसको रख देता है उसके ऊपर एक छोटा सा ग्लास लगा के। उसको हम लोग कहते हैं ग्लास स्लाइड। क्या कहते हैं? ग्लास स्लाइड। हम लोगों को पढ़ना है, ये पूरा डिटेल में पढ़ना है। हम लोग ओनियन पिल का और चिक सेल का सेल को माउंट करने का तरीका सीखेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया ओनियन पिल से। जितने भी कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर उसमें क्या होता है? ओनियन पिल का या फिर चिक सेल का क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन अगर सेल से आएगा तो एक क्वेश्चन जरूर उससे देता है, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद है स्वीवेल। ये स्वीवेल का काम क्या होता है? स्वीवेल जो है ये वाला पार्ट है, ये एक्चुअली क्या करता है ना, एडजस्टमेंट करने में हेल्प करता है स्टेज को ऊपर नीचे। ठीक है? उसके बाद है मिरर। मिरर का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मिरर? मिरर का जो एक्चुअल फंक्शन है, यहां पर दिख रहा होगा तुमको येलो कलर का लाइट, ये येलो कलर दिखाई दे रहा है। ये येलो कलर का जो काम है वो ये कि जो सनलाइट, जो लाइट आता है, हमें देखने के लिए लाइट चाहिए ना, तो लाइट जो आता है वो मिरर के ऊपर आता है और मिरर इसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है बिल्कुल स्लाइड के बीचों बीच से, और यही लाइट जो होता है वो वापस हमारे आई पीस में आता है। क्लियर है? यहां पर देखोगे लाइट दो बार क्या हो रहा है, एक बार यहां पर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है और एक बार यहां पर चेंज हो रहा है। यहां पर जो है, जो क्लास 10th का बच्चा होगा उसको पता होगा यहां पर किस टाइप का लेंस लगा होगा जो कि लाइट कन्वर्ज हो रहा है। कौन सा लेंस लगा हुआ होगा? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा। और यहां पर कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। एग्जैक्ट इसी तरीके से जाओगे आगे पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सीख जाओगे जब लेंस पढ़ोगे तो। यहां पर समझ में आया? ये मिरर क्यों है? मिरर इसलिए ताकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करे और लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए कहां पर लेकर जाए? स्लाइड के पास लेकर जाए, ताकि प्रॉपर लाइट मिल सके। अगर प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगा तो हमें जो है ऑब्जर्वेशन में सेल सही से दिखाई नहीं पड़ेगा। क्लियर है? और उसके बाद है बेस। बेस का मतलब ये उसका टांग। ठीक, रखने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो रखने के लिए क्या है? रखने के लिए जो उसका टांग है, जो पैर है, वही माइक्रोस्कोप का क्या है? बेस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? समझ में आया? माइक्रोस्कोप में किसी को कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। उसके बाद आते हैं, ये एक सेल का फिगर है, एक सिंपल सेल का फिगर है जिसको ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने जो सेल को ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक रफ डायग्राम बनाया। ये रफ डायग्राम बिल्कुल वही रफ डायग्राम है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। उनको दो ही चीज दिखाई दिया था, एक वो जो कि डॉट डॉट था, जो कि सारे कंपार्टमेंट में दिखाई दे रहा था, जिसको उन्होंने सेल कहा था। क्लियर है? सेल जिसको उन्होंने कहा था रॉबर्ट हुक ने, वो बिल्कुल कंपार्टमेंट की तरह दिखाई दे रहा था। तो जो कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा था उन्होंने उसका नाम दिया सेल, और जो सेंटर जो था, जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा था, वो था न्यूक्लियस। बस इतना ही, दो ही चीज उन्हें दिखाई दिया। कॉर्क में रॉबर्ट हुक को क्या दिखाई दिया? दो चीज दिखाई दिया। एक कंपार्टमेंट दिखाई दिया जिसका उन्होंने नाम दिया क्या? सेल, और दूसरा उन्हें दिखाई दिया हर कंपार्टमेंट में एक डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था जो क्या था? न्यूक्लियस। इसके अलावा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद यहां पर है टाइप्स ऑफ सेल का, कि हमारे आसपास में बहुत सारे सेल के टाइप्स हैं। अब सेल के टाइप्स में क्या क्या सेल के टाइप्स हैं? तो सेल का अगर टाइप्स देखा जाए तो एक सिंपल ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे सेल के टाइप्स हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो ये मसल सेल है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये ओवम है, स्पर्म सेल्स है, बोन सेल्स है, ब्लड सेल है, नर्व सेल है, ये नर्व सेल है, और ये क्या है? फैट सेल है। मतलब अलग अलग टाइप्स के सेल है। मतलब एक अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है। जैसे हमारा स्किन एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बना है, तो एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बना हुआ है। उसी तरीके से गधा को आ रहा है नींद, मारेंगे एकदम दिमाग उड़ जाएगा। भाषण दे रहे हैं हम, ठीक है? उसी तरीके से हमारे बॉडी में क्या है? नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या है?
नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है। नर्व सेल जो है ये क्या है, लॉन्गेस्ट सेल होता है। अगर देखा जाए तो ये जो सेल है इसका जो साइज होता है, जो लंबाई होती है वो क्या होती है, नॉर्मल सेल से ज्यादा होती है। तो ये क्या है, नर्व सेल्स है। ये इसके ज्यादा होने के पीछे के कारण भी पढ़ना है, क्लास 10th में जाओगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का, उसमें पढ़ना है कि नर्व सेल्स जो होता है वो एलोंगेटेड क्यों होता है, लंबा क्यों होता है। उसी तरीके से बोन सेल्स है, ओवम्स है, स्पर्म सेल्स है, ये अलग अलग सेल्स है। सेल्स का जो डिजाइन होता है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो बना होता है। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस से आते हैं, अब क्या हुआ, कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं सेल के ऊपर वापस से, लेकिन सेल के ऊपर आने से पहले और सेल के बारे में जानते हैं। क्यों, क्या क्या जानना है सेल के बारे में, अभी सेल के थ्योरीज के बारे में जानना है कि कौन कौन लोग आए सेल के बारे में बताने के लिए, कौन क्या क्या चीजों के बारे, क्या क्या चीज हमें देखना था। तो कहता है जो सबसे इंपॉर्टेंट कि एक जो एनसीईआरटी का जो सबसे पहले देखोगे एक्टिविटी 5.1 कहता है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या चीज से बना होता है, ठीक है, किन किन चीजों से मिलकर बना होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमें उसके बारे में देखना है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.1, ये सबसे पहला एक्टिविटी है तुम्हारे चैप्टर का। इस एक्टिविटी में ही हमें क्या करना है, ओनियन पील के बारे में देखना है, और इसमें जो भी पॉइंट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हमें करना क्या, एक ओनियन लेना है, ठीक, प्याज लेना है, प्याज को ऊपर वाला कवर हटा दे, 2-3 लेयर हटा दें, क्योंकि प्याज को अगर बढ़िया से अगर देखोगे तो उसमें लेयर होता है ना, प्याज के अंदर लेयर होता है। तो क्या करना है, हमें प्याज के लेयर्स को क्या करना है, हटाते जाना है। लेयर को हटाने के बाद हमें क्या करना है, अंदर से कोई भी एक लेयर ले और उसके ऊपर से क्या है, एक पतला सा स्किन काट कर निकाल ले। क्लियर, एक पतला सा क्या करना है, स्किन काट के निकाल लेना है। जो स्किन काट कर निकालते हैं इसको, ये जो निकला इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्यों एपिडर्मिस कहते हैं, क्योंकि एपिडर्मिस सेल का ही टाइप है, ठीक है। तो चूंकि ये क्या होता है, उसके पास वाटर भी, प्याज रसीला होता है, नहीं होता है, नहीं होता रसीला, प्याज चबा कर देखो रस निकलेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्याज को बिना पानी डालकर पीस के देखो, बहुत सारा पानी निकलेगा। तो वो जब निकला उसको गाड़ लो तो वो प्याज का जूस, ये जूस बन जाएगा। प्याज का जूस नहीं पिए हो, ट्राई करके देखो। ये हम एपिडर्मिस क्यों निकाल रहे हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि यहां पर क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है। वाटर होता है तो वाटर होने से क्या होता है कि यहां पर का जो सेल होता है वो सिकुड़ता नहीं है, क्योंकि वाटर है तो उसे क्या करता है, बचा कर रखता है। ऐसे प्याज का ऊपर वाला लेयर देखोगे तो वो सूख जाता है, अगर प्याज को और लंबे टाइम के लिए रख दो तो ऊपर का 2-3 लेयर सूख जाता है। इसीलिए 4-5 लेयर निकालने के बाद अंदर वाले में से हम सेल निकालने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होगा। क्लियर। कहता है लेट्स टेक अ ग्लास लाइट, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। सबसे पहले हमने क्या किया, एपिडर्मिस निकाला, मतलब ओनियन पील निकाल लिया, यानी यहां पर हम लोग सिंपली लिख दें ओनियन पील। हम लोगों ने क्या निकाला, ऑनलाइन लिखा रहा है, ओनियन पील निकाला हम लोगों ने, ठीक है। अब ओनियन पील निकालने के बाद क्या होगा कि इसके ऊपर हमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे। अब जैसे ही हम वाटर क्यों डाल रहे हैं, ताकि वो ड्राई ना हो, क्योंकि वो तो हम लोगों ने निकाल लिया। जब तक हम कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेंगे उतने देर में हवा उसको सुखा देगा, क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट निकाला हम लोगों ने। तो उसे क्या करना है, उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप वाटर का डाल कर रखना है, और इसे रखेंगे कहां पर, हम लोग एक ग्लास स्लाइड पर रखेंगे, ठीक है, या ग्लास स्लैब पर कह सकते हैं, ग्लास स्लैब पर रखेंगे। अभी स्लैब ही कहलाएगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो स्लाइड कहलाएगा। क्लियर। ग्लास स्लैब क्या, सिंपल एक पतला सा ग्लास का स्ट्रिप होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लास स्लैब कहते हैं। क्लियर है। ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ग्लास ऐसे भी ट्रांसपेरेंट ही होता है। तो ग्लास स्लैब के ऊपर हम लोगों ने इसे क्या क्या रखा, और उस पर हम लोगों ने 2-3 ड्रॉप वाटर डाला। कहता है इसके बाद क्या कहता है, कहता है अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश मस्ट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील
नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरन सॉल्यूशन। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सैफरन सॉल्यूशन डालते हैं। सैफरन का मतलब क्या होता है? सैफरन ऐसे वर्ड सुने हो क्या? रेड कलर या ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। सैफरन सॉल्यूशन डालेंगे। ये सैफरन सॉल्यूशन का काम क्या होता है, इसको पहले समझेंगे। क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि व्हाई डू वी ऐड सैफरन सॉल्यूशन टू द ओनियन पील। हम लोग ओनियन पील के ऊपर सैफरन सॉल्यूशन क्यों डालते हैं, ठीक है। सवाल यही पूछा जाता है कि हम लोग ओनियन पील के ऊपर सैफरन सॉल्यूशन क्यों अप्लाई करते हैं। क्या प्रोसेस समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है, ओनियन पील लेना है। ओनियन पील लेने के बाद उसमें क्या करना है, फ्यू ड्रॉप्स वाटर डालना है। फ्यू ड्रॉप्स वाटर डालने के बाद इससे क्या करना है, कबाड़े ग्लास स्लैब पर रखें। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर इस प्रोसेस को करना है ग्लास स्लैब पर रखने के लिए तो कहता है हमें क्या करना है, एक पेंट ब्रश के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? पेंट ब्रश के थ्रू करेंगे। और ये पेंट ब्रश किसका बना होना चाहिए? कैमल हेयर का, क्योंकि काफी सॉफ्ट होता है। कैमल का जो हेयर होता है वो क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है, इसीलिए ऐसे जनरली सबसे बढ़िया पेंट ब्रश कैमल के हेयर का ही बनता है, ठीक। पेंट ब्रश लेना है, पेंट ब्रश के थ्रू करेंगे ताकि आराम से क्या हो, वो कहीं पर क्या हो, फ्लैट रहे, ऐसा ना कि कहीं पर क्या हो, उबड़ खाबड़ हो जाए। अगर जरा सा भी उबड़ खाबड़ हो जाए तो पता चला हमें ग्लास स्लैब, जब हम स्लाइड बना लेंगे कंप्लीट, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें सही से ओनियन पील का जो सेल है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे पेंट ब्रश से क्या करते हैं, ये करते हैं ताकि ये क्या हो जाए, फ्लैट स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे। अब क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, एक दूसरा सैफरन सॉल्यूशन डालना है। आते हैं सैफरन सॉल्यूशन क्यों डालेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। इसके बाद इसके ऊपर हम एक छोटा सा ग्लास स्लाइड रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर वापस से बन गया, बनने के बाद एक छोटा सा और एक ग्लास आता है, इसके ऊपर कवर कर देंगे ताकि क्या हो, एयर के कांटेक्ट में ना हो। इसके ऊपर हम लोग वापस से क्या करेंगे, एक ग्लास स्लाइड रखेंगे। और जैसे ही ग्लास स्लाइड रखेंगे तो ये बनकर मेरा हो गया तैयार ओनियन पील का ग्लास स्लाइड। क्लियर? कितना ही प्रोसेस किया, बस यही एक छोटा सा प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या क्या है, ओनियन पील लेना है, ओनियन पील का एपिडर्मिस उठाना है। एपिडर्मिस क्यों उठाते हैं, क्योंकि ये वाटर एनरिच्ड होता है। जैसे ही इसको लेंगे उसे ग्लास स्लैब पर रखेंगे, और ग्लास स्लैब पर जब रखेंगे तो उसमें एक दो ड्रॉप वाटर डालेंगे ताकि वो सूखे नहीं। उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर सैफरन सॉल्यूशन डालना है। सैफरन सॉल्यूशन क्यों डालते हैं, अब यहाँ पर बता देते हैं। सैफरन सॉल्यूशन, जब हम ओनियन पील निकालते हैं तो ओनियन पील जो होता है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखाई देता है, या ऐसे कहें कि बिल्कुल कलरलेस टाइप दिखाई देता है। जब हम सैफरन सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे, सैफरन सॉल्यूशन जो होता है इसे क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कलर प्रोवाइड करता है। मतलब ऐसा कि जब सैफरन सॉल्यूशन डालेंगे तो ये क्या करेगा, हमें स्ट्रक्चर में कलर दिखाई देगा। मतलब ऐसा कि जब हम, अगर मान लो कि हम ग्लास भी बिल्कुल चिकना और ओनियन पील भी बिल्कुल कलरलेस, और वो भी ग्लास भी ट्रांसपेरेंट, तो बिल्कुल हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, लगेगा आर पार, बीच में बस कुछ हल्का सा लेयर दिखाई देगा और बाकी आर पार लाइट हो जाएगा, है ना। तो पता कैसे चलेगा बीच में कुछ है, तो बीच में कुछ है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सैफरन सॉल्यूशन डालते हैं ताकि सेल को क्या मिल जाए, कलर मिल जाए, ताकि उस कलर से हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सैफरन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसे क्या मिले, कलर मिले। क्लियर है? एक्टिविटी 5.1 तुम लोगों से पूछ रहे हैं, तुम्हें लोगों के लिए तो पढ़ा रहे हैं, उन लोग तो एड ऑन में है। आगे देखते हैं, यहां तक रहने दें, क्या आगे पढ़ाएं हैं, आगे चलें, चलो ठीक, आगे चलें तो 15 मिनट और आराम से बैठना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक, आगे देखते हैं। अरे कितना ही देर पढ़ाओगे, मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा, 5 मिनट, आधा घंटे से ज़्यादा थोड़े हुआ है, आधा घंटे ज़्यादा नहीं हुआ।
आते हैं। अब जो हम लोगों ने ग्लास स्लाइड बनाया, उस ग्लास स्लाइड में हमें दिखाई क्या दे रहा है, यानी स्ट्रक्चर्स के ऊपर आते हैं। क्लियर? जो हम लोगों ने ग्लास स्लाइड बनाया उसमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो स्ट्रक्चर है क्या। तो सवाल ये पूछता है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या, जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है। अगर पूछेगा कि ओनियन पील का स्ट्रक्चर बनाना है तो ओनियन पील का स्ट्रक्चर जस्ट लाइक क्या करना है, बस जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है इस तरीके से हम लोग लेते हुए चलेंगे और बीच में क्या कर देना है, डॉट डॉट डाल देना, बस ऐसे ये हो जाएगा ओनियन पील का क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्लियर? इस तरीके से क्या करना है, स्ट्रक्चर बना देना है। अगर पूछेगा कि ओनियन पील का स्ट्रक्चर कैसा होगा तो बिल्कुल, चूंकि सेल है, जो रॉबर्ट हुक ने देखा वैसे ही हमें सेल दिखाई देगा। अगर किसी भी सेल को अगर हम लोग बेसिकली अगर देखेंगे तो बेसिकली हमें कुछ जो सेल है, जो प्रिमिटिव टाइप या बेसिक जो सेल होगा वो कुछ इसी स्ट्रक्चर का दिखाई देगा। अगर देखेंगे तो चूंकि सारा सेल आपस में जब कंबाइंड होगा तो हमें बस एक कंपार्टमेंट और उसके बीच में एक डॉट स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस होगा। क्लियर? कहता है ये सेल, अब क्या इसमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ किया गया, क्या इसमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई दे रहा है? क्या? बीच में न्यूक्लियस है और कंपार्टमेंट। क्या बताओ, ये सारे स्ट्रक्चर आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर ओनियन पील को अगर माउंट करेंगे, ठीक है, ओनियन पील को का अगर माउंट करेंगे, ठीक है, इसको जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माउंटिंग कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं, माउंटिंग। अगर पूछ दिया एग्जाम में व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ माउंटिंग ऑफ एन ओनियन पील, तब पता चला कि पता नहीं कि क्या बताएं। प्रोसेस क्या कहलाता है, माउंटिंग कहलाता है। याद रखना। अगर पूछेगा चिक सेल का माउंटिंग करना है, क्या हो तुमको चिक सेल का माउंटिंग करना है तो सेम प्रोसेस से जाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, माउंटिंग कहलाता है। माउंटिंग का मतलब कि हम क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड बनाएंगे और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। अगर जब हम लोगों ने ओनियन पिल को देखा, मतलब हम लोगों ने ओनियन बल्ब का देखो, सेल जो निकाल रहे हैं वो एक्चुअली एपिडर्मिस वाला पार्ट जो निकाल रहे हैं वो कहां से निकाल रहे हैं, ओनियन बल्ब से निकाल रहे हैं। ओनियन बल्ब अगर छिलते जाओ तो अंदर में बिल्कुल इस टाइप का एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ऐसा राउंड राउंड, उसी में से हम लोगों ने सेल निकाला। ठीक, मैंने बता दिया क्यों निकाला है, वाटर एनरिच्ड होता है। हम जब सारे सेल को देखते हैं, जब सारे सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो सारे सेल कैसे दिखाई देते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं। मतलब कि सारे सेल जो होते हैं वो आपस में सेम दिखाई देते हैं। अगर ये सारे स्ट्रक्चर आपस में सेम है तो यही सब मिलकर तो क्या बना रहा है, एक ओनियन बना रहा है। ये सारे सेम स्ट्रक्चर मिलकर ही क्या बना रहे हैं, एक ओनियन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अरे यार बार बार आ क्या रहा, तो इससे अगर हम देखा जाए तो कहता है कि हम किसी भी रीजन से, अगर ओनियन के किसी भी रीजन से अगर हम सेल निकालेंगे तो वो इसी तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो कहता है कि अगर हम देखें तो एक ओनियन में जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह वर्क कर रहे हैं। तो अगर सेल को देखा जाए तो सेल जो है वो क्या है, सेल को हम लोग क्या कहेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक भी कहेंगे। सेल को हम लोग क्या कहेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक कहेंगे। क्यों बिल्डिंग ब्लॉक कहेंगे, क्योंकि सेल जो है वो क्या कर रहा है, ब्लॉक, एक बिल्डिंग, यानी ऐसे समझे कि ओनियन जो है वो क्या है, एक बिल्डिंग है। ओनियन क्या है, एक बिल्डिंग है। और ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ब्लॉक का मतलब हम लोग ब्रिक्स या ईटा, है ना। एक बिल्डिंग में जो बेसिकली एक बिल्डिंग जो बना होता है बेसिकली वो किस चीज से बना होता है, ब्लॉक्स से मिलकर बना होता है। तो ओनियन जो है वो बिल्डिंग है और इसके जो ब्लॉक्स हैं वो क्या है, इसके सेल। तो यानी बहुत सारा सेल मिला है और बहुत सारा सेल मिलकर क्या बना रहा है, एक ओनियन का फॉर्मेशन कर रहा है। एक ओनियन उसी से बना है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, तो इसीलिए सेल को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो कहता है कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक का जो काम है, क्या ये ओनियन तक ही सीमित है? बिल्डिंग ब्लॉक का जो काम है क्या ये ओनियन तक ही सीमित है?
या फिर इसके आगे भी है? तो इसके आगे कहाँ होगा? ये जो बिल्डिंग ब्लॉक का काम है ये सारे ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? वर्क कर रहा है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठाएंगे तो सारे ऑर्गेनिज्म में ये जो बिल्डिंग ब्लॉक का जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है? सेल काम कर रहा है। मतलब सेल जो है वो अकेले सारे ऑर्गेनिज्म को खड़ा करने में, मतलब अगर हम खड़े हैं तो नीचे अगर पैर से लेकर नाखून और पूरा शरीर और सर के बाल तक ये सब का सब किस चीज से बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। क्योंकि कहीं पर से भी अगर किसी भी चीज को अगर कबाड़ कर निकाल लें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? सेल दिखाई देगा। ठीक, सोहेल इसको मारो तो गाल पे एक थप कस के, इसको मारो। कल को तुम सो, हाँ मार, हाँ हाँ पीछे से हाथ पजा के है। थोड़ा सा फैक्ट और जान लेते हैं। जो फैक्ट था वो हम लोगों ने बता दिया, जो फैक्ट था कुछ रॉबर्ट हुक के बारे में वो हम लोगों ने जान लिया। रॉबर्ट हुक के बारे में जो फैक्ट था वो हम लोगों ने जान लिया। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे जाते हैं। रॉबर्ट हुक ने जो सेल को देखा था वो कैसा सेल था? डेड सेल था। कैसा सेल था? डेड सेल था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एंटोन वैन लियोनहॉक। ठीक है, क्या है? एंटोन सुहेल मेरा शक्ल देख रहा है, नाम ही वैसा है, एंटोन वैन लियोनहॉक। ठीक, कहता है एंटोन वैन लियोनहॉक 1674 में, कब? 1674 में इन्होंने क्या किया? एक लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया? लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। कब? 1674 में। 1665 में सबसे पहले सेल देखा गया। ठीक, और 1674 में सबसे पहले क्या देखा गया? लिविंग सेल देखा गया। किसने देखा? एंटोन वैन लियोनहॉक। ठीक, क्या सोहेल? एंटोन वैन लियोनहॉक। ठीक, कहता है इन्होंने क्या किया? जो माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक का, उनके उस माइक्रोस्कोप को इन्होंने क्या किया? थोड़ा इंप्रूव किया। इंप्रूव करके, मतलब इंप्रूव करने का मतलब ये कि उनके माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा और एडवांस किया गया उनके द्वारा। ठीक, और उसके बाद उसे उन्होंने देखा तो उन्होंने लिविंग सेल देखा। क्लियर? और इन्होंने जो देखा था, कहता है कि एंटोन वैन लियोनहॉक ने लिविंग सेल का, कहां का लिविंग सेल देखा? पॉन्ड वाटर का। किसका देखा? पॉन्ड वाटर का। पॉन्ड वाटर के लिविंग सेल्स को इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। मतलब पॉन्ड वाटर को देखा तो उन्हें क्या दिखाई दिया? कुछ तैरता हुआ जीव जंतु दिखाई दिया उसके अंदर। और वो जो तैरता हुआ जीव जंतु था वो सब का सब क्या था? माइक्रोस्कोपिक था, क्योंकि ऊपर से तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पानी जब उसे सेल के ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो उन्हें उसके अंदर कुछ भागते हुए कुछ चीजें दिखाई दी। ठीक है, तो उन्हें ये समझ में आ गया कि ये सारे क्या है? सेल्स हैं। कहता है रॉबर्ट ब्राउन उसके बाद आते हैं। कौन आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। कौन आते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के एक बार और नाम आया है तुम लोगों के सामने। कब बताया रॉबर्ट ब्राउन का नाम? कौन सा मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट में। एग्जैक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन अभी पढ़े नहीं है, जब जाएंगे तो हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वो जो ब्राउनियन मूवमेंट है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में ही मेनली होता है। लेकिन जो सेल के जो सेल अभी बोल रहे हैं, जो मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? जिगजैग पाथ पर मूव करते हैं। तो जिगजैग पाथ पर जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उसको हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, या ब्राउनियन मूवमेंट ही कहते हैं। यानी वो जो मूव करते हैं वो हैफाजार्डली मूव करते हैं, जैसे तैसे मूव करते हैं। तो इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर ही ब्राउनियन मूवमेंट रखा गया। अब सेल के पार्ट में देखा जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को देखा। किसको देखा? न्यूक्लियस को देखा। इन्होंने कहा कि सेल के अंदर जो डॉट वाला पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है पुरकेंजी। पुरकेंजी जो है वो आए 1839 में। पुरकेंजी कब आए? 1839 में।
1839 में, अरे यार हाँ, 1839 में पुरकेंजी जो थे उन्होंने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म टर्म को इन्होंने क्वाइन किया। किसको क्वाइन किया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म क्या, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रोटो का मतलब भी होता है प्रिमिटिव, याद रखना। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रोटोटाइप अगर कहेंगे तो मतलब जो सबसे पहला टाइप होगा। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर कैसा है? एक ऐसा मार्कर है जो कि क्या है, बस हाथ से मिटाओ मिट जाता है, कलर नहीं छोड़ता है। लेकिन इससे पहले जो मार्कर आता था वो कैसा था? वो परमानेंट था, वो वाटर वाला, पानी से भिगाना पड़ता था, है ना। लेकिन ये पानी से भिगाना नहीं पड़ता है, ये बात समझ में आ रहा है। तो ये जो मार्कर है इसका अगर देखा जाए प्रोटोटाइप, तो वो वाटर मार्कर होगा, उसका भी कोई प्रोटोटाइप होगा। जैसे अभी हम लोग प्लेन वगैरह देख रहे हैं, ये सारे जो प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स, ठीक है, इसका जो प्रोटोटाइप होगा वो किसने बनाया होगा? राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने जो प्लेन बनाया वो क्या है? प्रोटोटाइप है। समझ में आ रहा है? जैसे मोबाइल है, मोबाइल का प्रोटोटाइप वो वाला वॉकी टॉकी, देख लेते देख लेंगे, ठीक है। वॉकी टॉकी जो है, वो वॉकी टॉकी जो हम लोग देख रहे हैं वो मोबाइल फोन का क्या है? प्रिमिटिव प्रोटोटाइप है। तो प्रोटोटाइप का मतलब समझ में आ गया? किसी भी गैजेट का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या है, फर्स्ट टाइप जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रोटोटाइप कहलाता है। पुरकेंजी जो है 1839 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म को क्वाइन किया। क्वाइन का मतलब क्या है? बताना। मतलब जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो उसके लिए जो टर्म था उन्होंने ये टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? प्रोटोप्लाज्म टर्म का यूज किया इन्होंने, किसने? पुरकेंजी ने। ठीक, सिर्फ डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस नाम याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में, पुरकेंजी ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड के बारे में बताया। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में समझना कि सेल थ्योरी है क्या, और क्या बस ये पढ़ाकर छोड़ दे रहे, क्या हो गया? तुमको सब पीछे से फोर्स कर रहे, नहीं पिटाएगा, शदाब का दिन खराब चल रहा है। दोनों पिटाएगा, शदाब और जैद दोनों आते हैं। बस सेल थ्योरी समझ लेते हैं, उसका छोड़ देंगे। कहता है द सेल थ्योरी, कहता है दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी कहता है क्या? कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सेल थ्योरी का मतलब क्या? सेल थ्योरी इसी चीज को कहते हैं जो हम लोग उतने देर से पढ़ रहे हैं ना, वो सारा का सारा सेल थ्योरी है। मतलब जो सेल के बारे में हम लोग देख रहे हैं, कहते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सब के सब क्या बने हुए? मेड अप ऑफ सेल्स। वो किससे बने हुए? मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी के सभी किस चीज से बने हुए? सेल से बने हुए हैं। और कहता है मतलब चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो सभी के सभी क्या है? सेल से बने हुए हैं। और सेल जो है वही क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और इसी को हम लोग क्या मानते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये पॉइंट क्लियर? सेल थ्योरी का कहने का मतलब क्या है? सेल थ्योरी के कहने का मतलब ये है कि जितने भी सेल्स हैं, मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सब के सब क्या है? सेल से बने हुए हैं। और सेल जो है वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो फिर जब ये तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं, तो फिर इसमें है क्या? इसके बारे में बताया किसने? तो इसके मामले में आते हैं दो साइंटिस्ट का नाम, एक है स्क्लेडन और दूसरा है श्वान। ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं, कौन कौन सा? स्क्लेडन और दूसरे श्वान। कहता है इन्होंने क्या क्या सेल थ्योरी दिया, और इसके सेल थ्योरी को विर्चॉव जो थे उन्होंने क्या क्या एक्सपैंड किया है, इलेबोरेट किया है। सेल थ्योरी के लिए दो साइंटिस्ट का नाम है, कौन कौन सा? स्क्लेडन और श्वान। और इसके उनके सेल दिए गए सेल थ्योरी को क्या किया गया? फर्दर आगे बताया गया, किसके द्वारा? विर्चॉव के द्वारा। कहता है उन्होंने क्या सजेस्ट किया? कहता है बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल थ्योरी है वो ये कहता है कि जितने भी सेल बने हैं वो सभी के सभी किस चीज से बने? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने। और इसी को सेल थ्योरी को ही आगे अगर बहुत आगे जाओगे तो चार्ल्स डार्विन का थ्योरी जाकर पढ़ोगे, जहां पर इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो सेल थ्योरी में क्या है? सेल थ्योरी बस यही कहता है कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है।
लेकिन प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हो तो कहीं ना कहीं वो भी तो बना होगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर वापस से हम लोग जाते हैं बिग बैंग थ्योरी की तरफ, जो कि अभी सबसे सपोर्टिव थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है वो एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, ठीक। और इसको सपोर्ट अलग अलग चीजों के साथ किया जाता है। इसका एक सबसे बेसिक सपोर्ट जो हम लोग देखते हैं प्लांट में हो रहा है फोटोसिंथेसिस को। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या है, एक जीता जागता एग्जाम्पल है एक इनऑर्गेनिक मटेरियल का एक ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होना। प्लांट में क्या होता है, सनलाइट का यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, और फिर हम लोग क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिक मटेरियल बना रहे हैं जिसका नाम है ग्लूकोज। प्लांट यही करे ना, सनलाइट का यूज कर रहा है, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कर रहा है और उसे क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, और ग्लूकोज क्या है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो कहता है कि जो सेल थ्योरी है वो इस बात को सपोर्ट करता है कि सेल जो है वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना है, ठीक। कहता है विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व द अंडरस्टैंड दैट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। और बाद में सेल थ्योरी को और ज्यादा सपोर्ट कब मिला, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ और हम लोगों ने सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को जाना, अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को देखा, तो फिर सेल थ्योरी को और ज्यादा सपोर्ट मिला। ऐसे समझे, प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब ये, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था कि क्या किया, एक मॉल्ट्स वगैरह लिया, कुछ सब्सटेंस लिया और उसको क्या किया, वाटर डालकर पैक कर छोड़ दिया, और कुछ समय के बाद उसमें क्या हुआ, कुछ फफूंद उग गया। तो ये जो फफूंद आया वो आया कहां से, समझ में आया? सवाल ये उठा कि ये फफूंद आया कहां से, तो उन्होंने कहा कि ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, वो खुद से डेवलप कर रहा है। तो इसके सेल, इनके थ्योरी को बहुत ज्यादा उस टाइम सपोर्ट नहीं मिला। बाद में लोगों ने, साइंटिस्ट ने और रिसर्च किया, तो बाद में जो स्वान और स्क्लेडन है उनके थ्योरी को बाद में सपोर्ट दिया गया। जिस समय उन्होंने इस थ्योरी को दिया था उनके थ्योरी को बहुत ज्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि इनके थ्योरी को लोगों ने अलग अलग तरीके से नकार दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और भी चीज़ों के बारे में जब जानकारी दिया गया, तो सेल थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट मिल गया कि जो सेल है वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना। मतलब एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या है, मिलकर बना है, उसमें कोई नया सेल जो है वो डेवलप नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? आज रहने देते हैं यहाँ, कोई दिक्कत?